इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या ऐसी ज़रूरत आई कि इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज वास्तव में बहुत बड़े लेवल पे थी ही नहीं। फिर हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला और गवर्नमेंट उस पर पूरा फोकस कर पाई। पॉलिसी बनाई इन्होंने आईपीआर 1956 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जो कि लॉन्च हुई 30 अप्रैल 1956 को। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान को भी एक अच्छा खासा रोड मैप देती थी। क्यों? क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान का भी मेन मोटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। वन ऑफ द मेन मोटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। आईपीआर 1956 की कुछ खास बातें पढ़ेंगे। पूरी पॉलिसी का जो निचोड़ था वो इन 3 चीजों में था: क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और थर्ड इंडस्ट्रियल कंसेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कुछ कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बांटा ताकि उसको हम अच्छे से ध्यान दे पाए। हर एक कैटेगरी को उस पर क्या था क्या नहीं था वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस का मतलब कुछ परमिट, तो इंडस्ट्रीज को कैसे लाइसेंसिंग देना है वो इस पॉइंट में बताया। और थर्ड पॉइंट इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशंस यानी कुछ बेनिफिट्स, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या बेनिफिट्स दिए ताकि इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा आए और डेवलप होने की कोशिश करें और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें और बिना डरे करें। तो ये तीनों चीज हम पढ़ने वाले हैं आईपीआर 1956 में, जो कि इसके मेन एलिमेंट्स हैं। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा। पहला शेड्यूल ए, दूसरा शेड्यूल बी और तीसरा शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में इन्होंने करीब करीब 17 इंडस्ट्रीज रखी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली टू बी ओन्ड बाय स्टेट, यानी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर इन पे रूल करेगा, इन पे राज करेगा और इनको ओन करेगा। ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट। तो इस पे पूरा हक पब्लिक सेक्टर का था। पब्लिक सेक्टर, अगर मैं कुछ नाम लूं इंडस्ट्रीज के तो उसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, कोल माइनिंग और मिनरल ओज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग एटसेट्रा। यानी वो इंडस्ट्रीज जो या तो अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दो तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हो सकता है, या ये सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इनमें पैसा नहीं लगाना चाहते। क्यों? बिकॉज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व और बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व। तो इसीलिए उन्होंने 17 इंडस्ट्रीज लिस्ट आउट करी जो कि एक्सक्लूसिवली टू बी ओन्ड बाय स्टेट। दूसरा आया शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में इन्होंने 12 इंडस्ट्रीज लिस्ट आउट करी, स्पेसिफिकली 12 इंडस्ट्रीज प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट। यानी प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट का मतलब क्या है? मतलब इन्हें गवर्नमेंट सेटअप तो कर देगा, इन्हें गवर्नमेंट स्टार्ट तो कर देगा, इन्हें गवर्नमेंट एक नई राह तो दिखा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओन करेगा। इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आ सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इसमें जो इंडस्ट्रीज आती हैं उसमें एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स। तो इसने स्टेट में क्यों लिस्ट किया? एक रीजन ये कि पहले प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दिखाना है कि इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हो सकती है, इसकी एक रोड मैप देना है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, और बाद में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर्स को, या तो उनके शेयर्स लेके या अलग से इंडस्ट्री सेटअप करके, जिससे कि क्या होगा कि दोनों ही, गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब इकोनॉमी की जो डिमांड है वो दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं।
बट इन दिस केस इकोनॉमी की जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पूरा कर रही है, ठीक है। अब आया शेड्यूल सी। अब अगर शेड्यूल सी की मैं बात करूं तो इसमें उन्होंने कोई इंडस्ट्रीज एज सच लिस्ट आउट नहीं करी, बट उन्होंने बोल दिया कि जो भी बची कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिमेनिंग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, टू बी ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही ओन करेगा। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ओन करेगा तो सारी मर्जी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की ही चलेगी, वो कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं। उन्होंने एक पॉलिसी लाई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की पॉलिसी, जिसके थ्रू स्टेट कंट्रोल करेगा रिमेनिंग इंडस्ट्रीज टू बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग के थ्रू ये इंडस्ट्रीज कंट्रोल होंगी। ऐसा नहीं कि जिसका मन आया वो इंडस्ट्री सेटअप कर दे, नहीं, पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो देयर वर सम रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट इट, तो उसको अगर फुलफिल करोगे तो ही आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलेगा, कुछ कंप्लायंसेस नीड टू बी फुलफिल्ड। अब शेड्यूल ए बी सी हमने पढ़ लिया, ए में 17 इंडस्ट्रीज, बी में 12 इंडस्ट्रीज एंड 3 में शेड्यूल सी में बाकी बची कुची सारी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है? सबसे पहले तो लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस होता है परमिट, परमिट यानी परमिशन, परमिशन किसी भी चीज की परमिशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हम इंडस्ट्री से रिलेटेड लाइसेंस की बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इंडस्ट्रियल लाइसेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। ये एक रिटन परमिशन होती है टू मैन्युफैक्चर गुड्स, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक रिटन परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी अंडर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली, ध्यान देना इस वर्ड पर, ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश करनी है, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू लाइसेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट किस एक्ट के अंदर या किस पॉलिसी के अंदर लाइसेंस इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करता है लाइसेंस अंडर IDR 1951, यानी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत वो लाइसेंस इशू करता है। किन किन केसेस में? एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, रिलायंस लिमिटेड, they want to set up an industry in they want to set up a telecom industry, say telecom industry in महाराष्ट्र। इनको टेलीकॉम इंडस्ट्री सेटअप करनी है महाराष्ट्र में, तो इनको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा लाइसेंस। तो सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज विल इन्वॉल्व लाइसेंसिंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट, इनको लेना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगले साल इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने यूपी में भी अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना है, तो इनको फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा यूपी में टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने की। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। ये एक्सपेंड कर रही है ना इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है ना, ये पहले महाराष्ट्र में थी, अब ये यूपी में जा रही है, या अपना जो प्रोडक्शन है वो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, मान लो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, पहले ये इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 1000 टन्स ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस करने की, ठीक है, जहां पे इसको लाइसेंस मिला था। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने एक्सपेंड करना चाहा और बोल रहे हैं अब हम वी विल प्रोड्यूस 10,000 टन्स ऑफ बिस्किट्स, तो अब इनको फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा बिकॉज देयर इज सब्सटेंशियल एक्सपेंशन फ्रॉम 1000 टन्स टू 10,000 टन्स ऑफ कैपेसिटी। तो इसमें मशीनरीज इन्वॉल्व होंगी, एक बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट होगा, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बनता है, इसीलिए दे विल हैव टू गो फॉर लाइसेंस। अब तीसरा पॉइंट इसमें
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब फॉर एग्जांपल अब रिलायंस है, रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पूरी स्टेब्लिश कर ली, सब सेटअप हो गया उसका, टेलीकॉम इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमको जाना है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, जो कि ये कर रही है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जाना है, इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो इनका जो अभी जो ये इंडस्ट्री है वो टोटली इससे डिफरेंट है, तो दे विल हैव टू गो फॉर लाइसेंस, इनको लाइसेंस अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये थर्ड पॉइंट कवर है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करते हैं या इंडस्ट्री का जो जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वो टोटल डिफरेंट इंडस्ट्री है, तो दे हैव टू आस्क फॉर अ न्यू लाइसेंस, अ सेपरेट लाइसेंस आई वुड से। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग समझ में आ गया। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में ही एक पॉइंट है, लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। अब लाइसेंस तो था, बट इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी, कुछ कंप्लायंसेस भी होंगी। उन्होंने बोला ठीक है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारी कंप्लायंसेस है, यू फुलफिल यू विल गेट लाइसेंस। बट इन्होंने ये भी बोला कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट स्टेब्लिश करते हो तो आपको आसानी से, यानी कि उसके लिए एक सेपरेट लिस्ट बनाइए कंप्लायंसेस की, वो जो कि लिमिटेड कंप्लायंसेस थे, आपको आसानी से इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है हम प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख लो, 1970 में गुड़गांव में मारुति सुजुकी ने प्लांट लगाया था, इसी पॉलिसी के थ्रू। गुड़गांव बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया था, बहुत ही ज्यादा, और जो पहली इंडस्ट्री जहां पे स्टेब्लिश हुई थी वहां पर, वो थी मारुति सुजुकी ने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना स्टेब्लिश किया था वो। तो वो लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और ये एक यही केस नहीं, काफी सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। नोएडा इज एन एग्जाम्पल जो धीरे धीरे करके इसी वजह से डेवलप हुआ। और ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर हम डेवलप्ड स्टेट को या डेवलप्ड एरिया को ही डेवलप करते जाएंगे तो बाकी जो एरियाज हैं वो बैकवर्ड रह जाएंगे। तो वो बैकवर्ड ना हो, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये पॉलिसी लेके आए कि कंप्लायंसेस जो हैं वो इजी हो जाएंगी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जाके यहाँ सेटअप होने लगे, ताकि उन्हें काफी सारे कंप्लायंसेस से छुटकारा मिल जाए और काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाए। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इंडस्ट्रियल कंसेशंस मतलब कुछ हम इंडस्ट्री से रिलेटेड बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, यानी कुछ बेनिफिट्स, यानी कुछ लालच। ठीक है, आप मानो लालच, जैसे कि अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर रहा है 2021 में, इन्होंने बोला कि हम आपको कुछ कंसेशंस देंगे। क्या कंसेशंस देंगे? दो कंसेशंस बोले इन्होंने। पहला बोला टैक्स हॉलिडे या टैक्स बेनिफिट, और दूसरा बोला सब्सिडाइज पावर सप्लाई। तो as the prime focus of the government through licensing policy is to promote regional equality, the private entrepreneurs were offered many types of industrial concessions like tax holiday or tax benefit or subsidized power supply. अब सपोज करो 2021 में एक इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई, उसका जो टारगेट है 2022 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टू बी स्टार्टेड इन 2022, और यहां सेटअप हो गई। एग्जाम्पल का नाम लेते हैं टेस्ला। सपोज ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, टेस्ला सेटअप होना चाहती है। सपोज टेस्ला इज एन इंडियन कंपनी, और वो सेटअप होना चाहती है 2021 में, और 2022 में अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। ये गई गवर्नमेंट के पास कि हमको कोई कंसेशन दो ताकि हम अपना प्लांट सेटअप कर सकें। तो इन्होंने बोला कि हाँ सेटअप करो हमारे स्टेट में या हमारे उसमें, और इस एरिया में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में, और हम आपको टैक्स हॉलिडे देंगे।
टैक्स हॉलिडे का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छुट्टी पे भेज रहे हैं, ये टैक्स को छुट्टी पे भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2025 इन्होंने बोला हम आप सेटअप करो, हम 5 साल तक आपको टैक्स हॉलिडे देंगे, मतलब टैक्स 0 हो जाएगा। मान लो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है 30%। इन्होंने बोला आप जितना भी प्रॉफिट करोगे 5 साल में, हम एक भी पैसा टैक्स का नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे हम, 0 टैक्स। बट 2025 से आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। 2025 के बाद जितना भी प्रॉफिट होता है यू हैव टू गिव टैक्स ऑन दैट। तो ये इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट बियर करेगी, मतलब पैसा का ना आना भी तो पैसा के जाना हुआ, तो गवर्नमेंट नुकसान करेगी। लेकिन एक बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा? सोशल वेलफेयर। जैसे कि सर कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तो होगा। हमारे 5 ईयर प्लान्स को भी तो ग्रोथ वो मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। तो टैक्स हॉलिडे वाज दी वन कंसेशन दे आर विलिंग टू प्रोवाइड। उसके अलावा इन्होंने बोला टैक्स बेनिफिट भी देंगे, टैक्स हॉलिडे देंगे या टैक्स बेनिफिट देंगे। सपोज इन्होंने बोला कि हम टैक्स आपको ये तो नहीं दे सकते, या सपोज इन्होंने बोला टैक्स हॉलिडे तो नहीं दे सकते बट हम टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। तो दे सेड कि टैक्स बेनिफिट ले लो 5 साल तक का, कितना? 10%। मतलब जो 30% पे करना होता है वो 30% आप पे मत करो, आप सिर्फ 20% पे करो, 10% का बेनिफिट। या इंक्लूडिंग दैट टैक्स हॉलिडे ले लो 3 साल के लिए, या और 2 साल के लिए टैक्स बेनिफिट ले लो, ऐसा कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं न्यू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, और जो नए इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले वाले पॉइंट की, दैट इज सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। अब इन्होंने मानो सेटअप किया अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2021 में सेटअप हुआ और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं ये स्टार्ट 2022 से। अब इन्होंने बोला हम सब्सिडाइज पावर सप्लाई देंगे, मतलब जो पावर सप्लाई नॉर्मली जो पावर सप्लाई से 15 रुपए पर यूनिट मिलती थी, वो ये देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए पर यूनिट। तो 8 रुपए की सब्सिडी भी तो ये दे रहे हैं, मतलब जो 8 रुपए नहीं ले रहे हैं, मतलब ये एक तरह से सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडाइज पावर सप्लाई, इन्होंने बोला हम 5 साल तक आपको सब्सिडाइज पावर सप्लाई देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसेशन, या मैं कहूं बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट, और जो कि आईपीआर के थ्रू इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और इसी के चलते काफी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं इंडिया में इस पॉलिसी को लेके, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेके और इंडस्ट्रियल कंसेशंस को लेके। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।